नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पाउचली के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन जो टॉपिक चल रहा था प्रबंध की नवीन प्रवृत्तियाँ, उसके अंदर अपन जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि प्रबंध की नवीन प्रवृत्तियों में अपन ने जो है लास्ट क्लास में जो है काइजेन यानी जापानी भाषा का एक शब्द जो मैंने बताया था केजन, जो काई का मतलब परिवर्तन, जेन का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ के लिए परिवर्तन करना, है ना? जो सर्वप्रथम जो है टोयोटा कंपनी द्वारा लाया गया था 1980 के दशक में, है ना? उसको अपन ने पढ़ लिया था। आगे विद्यार्थी अपन बात करते हैं जोखिम प्रबंध। यानी अपन बात करने वाले विद्यार्थियों रिस्क मैनेजमेंट की बात करने वाले। और आपको पता है कि एक जोखिम एक ऐसा तत्व है जो हर जगह व्याप्त है। हर आदमी को जो है जोखिमों से क्या लगता है, डर लगता है, जोखिमों से भय रहता है। वो चाहता है कि भाई उसकी जोखिमों से क्या हो, सुरक्षा हो। विद्यार्थी आपको पता है कि पल पल में जोखिम है, हर पल जोखिम है, चलते समय जोखिम है, काम करते समय जोखिम है, हर कार्य में क्या है, जोखिम है। जोखिम का मतलब बात करें कि जोखिम क्या होता है एक्चुअल में। बात करें विद्यार्थियों, इस जोखिम की बात करूं मैं, यानी कि जोखिम क्या होता है। विद्यार्थियों अगर बात करूं जोखिम की, तो जोखिम का मतलब है कि भाई आपको वो जिसमें आपको क्या हो, जोखिम की अगर मैं बात करूं, जोखिम की अगर विद्यार्थियों में बात करूं, जोखिम का मतलब है डर होना, अनिश्चितता होना, यानी कि जो आप नहीं चाहते हैं वैसा हो जाना। यानी आप काम कर रहे हैं कारीगर का, आप चाहते हैं कि आप गिरे नहीं रहो, आप गिर जाएं, आपके चोट लग जाए, वो क्या है, जोखिम है, उसी चीज का रिस्क है ना? आपने कोई बोर्ड, डिजिटल बोर्ड परचेज किया और आप चाहते हो कि भाई ये बोर्ड खराब नहीं हो, लेकिन खराब हो गया, ये तो जोखिम है। यानी जो चीज आप नहीं चाहते, है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई परिणाम आ जाए, है ना, तो वही क्या है, जोखिम है ना? अगर मैं विद्यार्थियों बात करूं, तो जोखिम का अर्थ उस अनिश्चितता से है ना? तो विद्यार्थियों, जोखिम का अर्थ, जोखिम का अर्थ वो अनिश्चितता है ना? क्या है भाई, जोखिम का अर्थ उस अनिश्चितता से है जिसके कारण आपको कोई नुकसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि चोट लग गई आपको, है ना, बोर्ड खराब हो गया, है ना, जिसके कारण कोई नुकसान हो जाता है, या जो परिणाम आप नहीं चाहते थे, है ना, जिसके कारण कोई नुकसान, है ना, या मैं कहूँ कि नकारात्मक परिणाम, यानी जिससा आप नहीं चाहते थे वैसा हो जाए। आप गाड़ी लेकर के आए हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप चाहते हो कि वाहन की दुर्घटना नहीं हो, वाहन पे कोई स्क्रैच नहीं आए, लेकिन जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, उल्टे का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, आपके वाहन का नुकसान हो गया। यानी जिसके कारण आपको कोई नुकसान होता है, कोई नकारात्मक परिणाम आता है ना, नकारात्मक परिणाम आता है, या कोई ऐसी घटना, है ना, जो आपके लिए आपके अनुकूल नहीं है, यानी जो आप नहीं चाहते थे, है ना, या कोई ऐसा, या कोई ऐसी घटना घटित होने की संभावना, जो कि संगठन के क्या है, संभावना जो कि संगठन के अनुकूल नहीं है। यानी जैसा आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो और वैसा हो जाए, वही तो क्या है, जोखिम है, जो कि संगठन के अनुकूल नहीं है, यानी संगठन के प्रतिकूल है। आप चाहते थे कि संगठन में जो है चोरी नहीं हो और चोरी होगी, ये क्या है, जोखिम है। समझे भाई? तो भाई ऐसी घटना जो संभावना जो क्या है, संगठन के क्या है, अनुकूल नहीं है, यानी संगठन के अकॉर्डिंग प्रतिकूल है, वो सब क्या है भाई, जोखिम है। ये क्या होता है, जोखिम होता है, जिसे अपन रिस्क कहते हैं। विद्यार्थियों, तो इन सब में जैसे बात करें जोखिम में, तो जोखिम क्या है आपका, चोरी हो सकता है, धन का जोखिम हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है उसके कारण नुकसान हो सकता है, बिजनेस को लॉस हो सकता है भाई, है ना, बाजार के कारण जोखिम हो सकता है, रुपयों का नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से जोखिम हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे जोखिम के प्रकार हैं, है ना? चाहे आपकी बात व्यवसायिक जोखिम की करो, है ना,
बात चाहे आर्थिक जोखिम की करूँ मैं, हर पल, हर जगह, हर प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। बात चाहे व्यक्तिगत जोखिम की करें, है ना? चोट लग जाना, है ना? दुर्घटना का शिकार हो जाना, है ना? बात चाहे धन की यानी वित्तीय जोखिमों की बात करें, आपका जो कमाई है, पूंजी है, उसका चोरी हो जाना, फ्रॉड के शिकार हो जाना, यानी हर प्रकार के जोखिम की बात करें। बात चाहे आपके बाजार के कारण, है ना? मार्केट में मांग और वृद्धि के कारण, बाजार की कीमतों के कारण, बाजार संबंधी जोखिम हो जाना, बाजार के कारण, बाजार के तत्वों के कारण हो जाना, ये सब विद्यार्थियों क्या है? जोखिम है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अब आपको पता है कि आपके जोखिम तो आपको पता है कि हर पल मौजूद है। यानी ये पता ही नहीं लगाना कि भाई जोखिम होता है कि नहीं होता है। जोखिम तो कंफर्म होता ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भाई हर पल हर चीज में जोखिम मौजूद है। आप सामान खरीद रहे हो, सामान नहीं बिका तो खराब होने का डर, खराब होने का जोखिम, है ना? अगर आपने सही नहीं चले तो चोट लगने का जोखिम, समझे? ज्यादा अगर आप यूज करें तो अधिक बिजली का बिल आने का जोखिम ही है भाई, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अगर सही से यूज नहीं, खराब होने का जोखिम भाई। तो जोखिम हर चीज में मौजूद है ना? बस में उतरते समय, बस में चढ़ते समय, बस में बैठे हैं आराम से सीट पे, कोई बस वाला अचानक ब्रेक लगा देता है तो जो मुंह आगे जाके सीट पे टकराता है, तो वो जोखिम, दुर्घटना होने का जोखिम, है ना? रुपए चोरी होने का जोखिम, हर प्रकार का काम करते समय गिर जाने का जोखिम, है ना? वो क्या, कई बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आ जाता है, भूकंप का जोखिम भाई। तो इस प्रकार जोखिम तो हर पल मौजूद है। यानी कि ये जो व्यक्ति जी रहा है वो जोखिम ही चलता है। पता नहीं कब कौन सी घटना क्या घटित हो जाए, वो है ना? इंसान क्या है? इंसान क्या, इंसान तो बुलबुला है पानी का, है ना? इंसान बुलबुला है पानी का। आज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, कल लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। इतने की जोखिम है, यानी कुछ निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। यानी जैसा आप नहीं चाहते हैं वैसा हो जाता है, वो क्या है? जोखिम है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी, इस जोखिम का क्या किया जा सकता है? क्या जोखिम को समाप्त किया जा सकता है? क्या जोखिम को रोका जा सकता है? जोखिम को अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आप क्या जोखिम के डर से काम करना बंद कर दें? भाई जोखिम है कि बोर्ड खराब हो जाए तो बोर्ड मंगाए नहीं फिर। मोटरसाइकिल लाए, मान लो कोई साधन लाए, वाहन लाए, और वो ये सुने कि अखबार में न्यूज़ देखते हैं कि प्रति वर्ष जो है वाहन के दुर्घटना कांड इतने लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, तो क्या फिर वाहन लेकर के नहीं आए? है ना? कि लोग भूकंप आते हैं, भूकंप कांड ऐसा होता है, तो फिर क्या कि जीना छोड़ दें भाई? बाहर खुले मैदान में ही रहेंगे, मकानों में नहीं बैठे भाई, है ना? कई बार आता है कि पंखा है जो छत से चलते चलते गिर गया ना, तो इसका मतलब फिर क्या पंखा लाए नहीं? बिजली के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, तो क्या फिर बिजली का कनेक्शन नहीं ले भाई? है ना? तो भाई जोखिम तो है ही, हर चीज में मौजूद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जोखिम के कारण अपन काम छोड़ दें, लेकिन अपन उन जोखिमों से बचाव कर सकते हैं। अपन सावधानी रहे, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन तुम सावधानी रख के दुर्घटना से क्या कर सकते हो? बच सकते हो। तो विद्यार्थियों, अपन बात करने वाले हैं जोखिम प्रबंध की, कि इनका प्रबंध किस प्रकार कर सकें, ताकि अपन उनको क्या कर सकें? कम कर सकें, उनसे बच सकें, है ना? तो देखो विद्यार्थियों, बात करते हैं जोखिम प्रबंध की। देखो देखो विद्यार्थी, बात करते हैं जोखिम के मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले आप क्या करें? जोखिम प्रबंध क्या है? किसी संगठन को प्रभावित करने वाले खतरे, अनिश्चितताएं, है ना, उनको पहचानो भाई। तो किसी संगठन को, किसी संगठन को प्रभावित खतरों, है ना, या अनिश्चितताओं को पहचानने, कि भाई अपने संगठन में कौन-कौन से जो है अपने नुकसान है, कौन-कौन से खतरे हैं, कौन-कौन जो है अपन को संगठन को है प्रभावित कर सकते हैं, उनको पहचानने, उनका आकलन करने भाई, है ना? और कम करने की व्यवस्थित
प्रक्रिया क्या है? जोखिम प्रबंध है, यानी कि किसी संगठन को प्रभावित करने वाले खतरों या अनिश्चितताओं को पहचानने, उनका आकलन, है ना? भाई कि कौन-कौन से खतरे हैं, किस लेवल तक के खतरे हैं, क्या नुकसान हो सकता है ना? तो उनको पहचानना, आकलन करना, उनका भाई उनसे कितना नुकसान हो सकता है, उनका आकलन करने, वह अब अपन को पता है कि फलां-फलां खतरा हो सकता है, फलां-फलां खतरे से इतना नुकसान हो सकता है, उनका अब इसको कम करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया ही क्या होती है? जोखिम प्रबंध होती है। है ना? उनका आकलन करने हुए वह उन जोखिमों को को कम करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जोखिम प्रबंध या रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि भाई जो खतरे हैं जिनसे संगठन को नुकसान हो सकता है, उन खतरों को पहचानना, उनका मूल्यांकन यानी आकलन करना और उनको कम करने के तरीकों को अपनाने की एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस है। उस अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जोखिम प्रबंध कहते हैं। भाई ये क्यों अपनाते हैं जोखिम प्रबंध? क्योंकि आपको पता है आपके संगठन में कौन-कौन से संसाधन है? भाई मानवीय संसाधन भी है, भौतिक संसाधन भी है। मान लो संगठन में किसी संगठन में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के कारण या किसी अन्य कारण, चिंगारी के कारण आग लग गई, तो विद्यार्थियों वहां पर मानव संसाधन भी है, भौतिक संसाधन भी है, मशीनरी भी है, पंखे भी है, फ्रिज भी है ना? ऐसी भी आपने लगा रखी है, मान लो कूलर वगैरह जो भी आपने संगठन में उपकरण लगा रखे हैं, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, साथ में वहां पर काम करने वाले मानव संसाधन भी है। उन सब का क्या होगा? नुकसान होगा। आदमियों जो है वो, उनका नुकसान, भौतिक संपत्तियों का नुकसान, इन सब का नुकसान होगा। तो इनसे बचने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपन क्या करते हैं? जोखिम प्रबंध को अपनाते हैं विद्यार्थियों, है ना? तो यानी इसका उद्देश्य क्या है जोखिम प्रबंध का? क्यों करते हैं? तो इसका उद्देश्य जोखिमों से जोखिमों से संगठन की संगठन की भौतिक हुआ जो मानव संसाधन है, यानी कि है ना, भौतिक हुआ मानवीय मानवीय परिसंपत्तियों की, यानी इन जो अपनी मानव भी क्या है, संगठन की संपत्ति है ना, भौतिक और मानवीय परिसंपत्तियों की रक्षा करना है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है ना? इनको क्या करना है? सुरक्षित करना है, इनको बचाना है ना? तो भाई इनकी रक्षा करना, परिषद रक्षा करना है, यानी सुरक्षित करना है, और जो संगठन है वो आपका, अगर आपका कोई आग लगी तो संगठन 10, 15, 20 दिन तक बंद भी रहेगा। लोग विरोध भी करेंगे कि संगठन के अंदर सेफ्टी के उपकरण नहीं थे, इस बातों का ध्यान नहीं रखा गया था, कमेटी बैठाई जाएगी, जांच भी की जाएगी, तो भाई उसके कारण आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा, 15, 20 दिन काम नहीं रुकेगा, है ना? तो भाई अपन क्यों करते हैं जोखिम प्रबंध की? भाई अपना ये नुकसान भी नहीं हो और अपना संगठन है वो चलता रहे, है ना? तो भाई और संगठन के और संगठन के संचालन की सफलता को सुनिश्चित करना है। आज के लिए जोखिम प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। सुनिश्चित करना है। ये एक सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपको पता है आजकल जो है कोचिंगों के अंदर, है ना? एक निरंतर चलना कोचिंगों के अंदर इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाना। आजकल ये हर संगठन में जोखिम प्रबंधन अनिवार्य अंग हो गया है संगठन का। आजकल जोखिम के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने लग गए हैं, जो क्या करते हैं, इस जोखिम से संगठन को बचाने का काम करते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति आज इसमें की जाने लग गई है भाई, जोखिम से बचने के लिए। क्यों आप देखते हैं कोचिंगों के अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो कोचिंग होते हैं, कई बार उनके अंदर जो है आग लग जाती है, कई बार उनके अंदर पानी भर जाता है, वहाँ पर बचाव के पूरे उपकरण नहीं होते, वहाँ वेंटिलेशन
वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होती। कई बार जो है आपके वहाँ पर एयर कंडीशनर वगैरह लगे होते हैं, उनके गैस के कारण जो है विद्यार्थियों के दम घुटने लग जाते हैं। तो इन प्रकार से, है ना? तो वहाँ पर उपकरण नहीं होने के कारण, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के कारण कई बार वहाँ आग लग जाती है ना? या तार खुले पड़े हैं। इन सब बातों के लिए आज के समय में संगठनों में क्या है, जोखिम से रिलेटेड कि हमेशा जो है हर 10 दिनों में एक-एक उपकरण को चेक करना, कहीं कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है, उपकरण सही से चल तो रहे हैं। कई बार मैंने एक जगह देखा था जहाँ आग लगी थी, तो आग से बुझाने के लिए आग बुझाने वाले उपकरण तो रखे हुए थे, लेकिन उन कर्मचारियों को ना तो वो चलाने आते थे और इतने पुराने हो चुके थे, उनके अंदर गैस ही नहीं थी, खत्म हो चुके थे। तो विद्यार्थियों, आज के समय ये बड़ा ध्यान रखा जाता है, इनको उपकरणों को समय-समय पर चेक किया जाता है, कहीं से कोई लीक तो नहीं है ना? तो ये क्या है भाई, जोखिम प्रबंध है ताकि संगठन का नुकसान नहीं हो। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने जो उपकरण ला के रख दिया, अब आपका क्या हो गया, जोखिम से बच गए ना। ये निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि आपने को पता है कि सड़क पे चलते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, तो आप हेलमेट बाजार से ले आए, लेकिन हेलमेट लाने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका कोई रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं, अब आप बच जाओगे ना। हेलमेट कम से कम लगाना तो पड़ेगा, यानी आपको डेली हेलमेट लगाना है। हेलमेट कई लोगों को ये जो बांधने वाली होती है, रस्सी नहीं होती, ये जो स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रिप नहीं होती, समझे भाई, ये स्ट्रिप नहीं होती। और फिर हेलमेट तो ऐसे गिरते ही हेलमेट तो दूर, बंदा दूर, फिर कहते हैं हेलमेट तो लगा हुआ था। अरे तो भाई हेलमेट तुमने उसके ऊपर की जांच ही नहीं की थी, वो सही था, चली काम ही नहीं करा था, सही से वर्क ही नहीं करा था हेलमेट, है ना? तो भाई आप उनकी जांच करते रहिए, यानी आज ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आप हेलमेट लगाएंगे तो सीधी सी बात है, जब आपको दुर्घटना हो जाएगी तो भाई आपके बचने के चांसेस ज्यादा है, आपके गंभीर चोट लगने की संभावना कम। इसलिए आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर एयरबैग्स वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि जैसे ही दुर्घटना हो एयरबैग्स खुल जाएँ ताकि आप बच जाएँ। वहाँ दिए जाते हैं सीट बेल्ट है कि आप लाइट रखें, गाड़ी की स्पीड सीमा क्रॉस ना करें, है ना? तो हमेशा सड़क के गाड़ी बाईं ओर चलाएँ। तो ये सारी जो बातें हैं, हेडलाइट को जो है ऊपर से ब्लैक करें, ये सारी जो बातें हैं क्या है? सुरक्षा के लिए, जोखिम से बचने के लिए हैं। इतना करने से सीधी-सी बात है, जोखिम का इंडिकेटर दें, है ना? ओवरटेक ना करें। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जोखिम आपके ना के बराबर नहीं, आप उसको भाई आप सावधानी से कोई काम करोगे, सावधानी से चलोगे, भाई आप जो है सीट बेल्ट, अगर किसी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, आपने जो है बेल्ट लगा रखा है, सेफ्टी बेल्ट लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, तो सीधी-सी बात है आपका जोखिम कम हुआ ना, जोखिम उतना तो नहीं है ना। है ना? तो भाई ये तभी तो बात है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जोखिम को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जोखिम को कम कर सकते हो, समझे? भाई ऐसा नहीं है कि हेलमेट लगा लिया तो मोटरसाइकिल नहीं गिरेगी, अब तो दुर्घटना ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अब तुम अमरत्व को प्राप्त होगे ना। अब तुम्हारा जोखिम है वो कम हो गया। यानी जोखिमों से आप जोखिमों क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट कम कर सकते हो विद्यार्थियों। तो अपन जोखिम प्रबंधन हेतु क्या उपाय अपना सकते हैं, है ना? अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ जोखिम प्रबंधन हेतु उपायों की बात करूँ, देखो देखिए, आप क्या कर सकते हो भाई, जोखिमों को सबसे पहले क्या कर सकते हो, जोखिमों को पहचान करो कि जोखिम क्या है आपके संगठन में। जैसे सीधी-सी बात है, अगर कोई संगठन है, कोई संस्थान पटाखे बनाने का काम करता है, तो सीधी-सी बात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जोखिम किस चीज़ का है? अगर कोई संगठन विस्फोटक सामग्री बनाता है, तो सीधी-सी बात है वहाँ विस्फोट होने का, आग लगने का सबसे ज़्यादा जोखिम है। तो पहले संगठन के जोखिमों की पहचान करो भाई, जोखिम किस चीज़ के हो सकते हैं, है ना? फिर आप जोखिमों का आकलन करो कि ये जोखिम क्यों हो सकता है, कितना इससे नुकसान हो सकता है, है ना? कल ऐसा नहीं हो कि जोखिम ₹1 का हो और तुम उस ₹1 को बचाने के चक्कर में ₹100 उस पे खर्च कर दो जोखिम से सुरक्षा के लिए। तो फिर वो भाई सही ढंग से मैनेजमेंट कहाँ हुआ आपका? यानी कि जोखिमों का आकलन भी ज़रूरी है कि जोखिम किस लेवल तक का है और इस पर अपन कितना क्या करें। है ना? जोखिमों से बचने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है भाई, समझे? भाई आपके देखते हैं कि आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए और आपने वहाँ जो है ₹10,000 उस पे सुरक्षा के लिए लगा दिए, तो भाई आपका वेस्टेज, जोखिमों का आकलन करना ज़रूरी है। आप देखते हैं क्या, ये जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह कहाँ लगाया जाता है? कई संगठन वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ महत्वपूर्ण काम होते हैं, जहाँ नकदी वगैरह रखी जाती है, जहाँ पर ऑफिस के मेन महत्वपूर्ण कागज़ात हैं, है ना? वहाँ रखे जाते हैं, या जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, वहाँ रखे जाते हैं। तो जहाँ ज़रूरी है,
वहाँ रखे जाते हैं कि जोखिम किस लेवल तक का है। तो भाई जोखिम आपके अगर मान लो विस्फोटक है तो आग लगने ज़्यादा जोखिम है ना? तो जोखिमों को पहचान करना किस टाइप का जोखिम है, जोखिमों आकलन करना, है ना? तो भाई उसके लिए अपन सेफ्टी उपकरण रखेंगे, है ना? जोखिमों को प्राथमिकता देना कि कौन सा जोखिम अभी पहले है, कौन सा जोखिम बाद का है। तो जो प्रायोरिटी पे है जोखिम उनको सबसे पहले जो है उनकी सुरक्षात्मक ध्यान ज़्यादा रखना, है ना? जोखिम को प्राथमिकता देना। समझे भाई बात को? कि वहाँ जोखिम किस टाइप मान लो आपकी संगठन में चौकीदार है ना? तो लेकिन चौकीदार है इसका मतलब चोरी होने का जोखिम बाद का है, तो आप वहाँ सीसीटीवी कैमरे बाद में लगा सकते हो। लेकिन आग लगने का जोखिम प्राइमरी जोखिम है, तो वहाँ पहले आप क्या करो, इससे रिलेटेड इस काम को करो। सीसीटीवी कैमरे बाद में लगा देना, है ना? पहले आप क्या काम करो, ये अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन जो यंत्र है, उपकरण है, उनको लेकर के आओ, रखो, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दो, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आग लगने की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिश करो भाई, है ना? इसके अलावा बात करें और क्या करें भाई, संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करके, है ना? भाई समय समय पर उपकरणों की जांच करके सही तरीके से यूज करके, अगर किसी बंदे को यूज नहीं करना आता है और उसको संसाधन दे दिया तो सीधी सी बात है, आग लगनी ही लगनी है। तो भाई संसाधनों का आपको देखते हैं, कई बार दीपावली के समय हम ऐसे आए थे कि जो कई बार ऐसी दुर्घटना शिकार हो जाता है, अनजाने में क्या हो जाता है, कुछ या अनजाने में या कुछ या मिल जाते हैं, तो वो क्या है कि अपना जो पटाखे फोड़ने वाला लेके आते हैं बारूद, और उसको ऐसे कूटते हैं और विस्फोट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं भाई, है ना? तो भाई उनको पता है कि उसको कूटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो लेकर के आते हैं, है ना? वो गंधक सल्फर वगैरह ले आते हैं, उसको मिला कर कूटते हैं, खत्म हो जाते हैं, बड़ा भयंकर विस्फोट होता है ना? तो उनको पता ही नहीं है, तो संसाधन आपके संगठन वाले मशीन है जो मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आ रही है ना? तो भाई संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उपकरणों की रक्षा करें, सुरक्षात्मक उपकरण खरीदें, है ना? उपकरणों को समय से पर निगरानी करें, उनकी साफ सफाई करते रहें, है ना? इसके अलावा अ, तो जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति बनाना, जोखिमों से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए रणनीति बनाना कि किस प्रकार अपन जो है जोखिमों को कम कर सकते हैं, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो अपन क्या करेंगे, है ना? ताकि उतना नुकसान नहीं हो, है ना? भाई कौन सा जो है अपन प्लांट बंद कर सकते हैं, कौन सी जो है अपने पास जो है इसको बचाने, इसलिए आपको पता है कि बिल्डिंग होती है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, उनके अंदर आप देख रहे हैं कि लाल कलर की पाइप लगी होती है जो प्रत्येक कमरे में ऊपर ऊपर पहुंची होती है, ताकि जैसे ही आग लग जाए तो ऑटोमेटिक उसके अंदर पाइप लगा के सब जगह फुहारे चालू हो जाए, है ना? तो भाई उसको रणनीति बनाना, किस प्रकार नजदीकी अस्पताल क्या है, कहाँ दूरी है, संगठन के अंदर प्राइमरी जो है फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है ना? तो किस लेवल तक का जोखिम, उसके अकॉर्डिंग अपन उनका सुरक्षा उपकरण ला सकते हैं, है ना? इसके अलावा जो है जोखिमों से, है ना, तो जोखिमों से जुड़े उपायों पर नजर रखना कि भाई जो अपने उपकरण है इनकी समय समय पर जांच करते रहना, है ना? वो उपकरण काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उपाय है वो कितने इफेक्टिव है कि नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना भाई, जोखिमों से जुड़े, है ना? इसके अलावा जोखिमों को टालना भाई, जोखिमों को समाप्त करने की कोशिश करना, जोखिमों को कम करने की कोशिश करना, यानी जोखिमों को टाल देना, उनको समाप्त करने की कोशिश करना, है ना? इसके अलावा जोखिम की बात करें, जोखिमों में अगर कोई नकारात्मक प्रभाव उसको कम करने की कोशिश करना, है ना? जोखिमों में जोखिम में नकारात्मक प्रभाव कम करना भाई, जो तुम्हारे संगठन के अनुकूल नहीं है उसको क्या करना भाई, कम कर देना भाई, जोखिम में जो भी नकारात्मक प्रभाव है जिसके कारण नुकसान हो सकता है उसको कम करना, है ना? इसके अलावा अगर तुम क्या कर सकते हो, जोखिमों का हस्तांतरण कर सकते हो तो उसका हस्तांतरण कर देना भाई, दूसरे पक्ष को जोखिम का हस्तांतरण, है ना? भाई मान लो कोई प्रतिस्पर्धी टाइप की जोखिम है, कोई आर्थिक जोखिम है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी जोखिम को किसी दूसरे को लगा सकते हो भाई, है ना? आपको सीधी सी बात है, तो तो दूसरे पक्ष को भी क्या कर सकते हो, जोखिम का हस्तांतरण करके तुम बच सकते हो भाई, है ना? भाई तुम्हें पता है कि हमारा नुकसान होने वाला है, तो इसे फला चीज जो है उसको पहले ही क्या कर दिया, दूसरी कंपनी को बेच दिया,
है ना? या फिर तुमने क्या है, आपको पता है कि ये फला रिस्क हो सकता है, ऐसा तुमने प्रोवाइड कर लिया, तुमने माल को बेचना स्टार्ट कर दिया कम प्राइस पे, क्योंकि बाद में ऐसा होने वाला है तुमको पहले पता चल गया। तो दूसरे पक्षकारों को जोखिम का हस्तांतरण आप क्या कर सकते हो, करके अपनी जोखिम को टाल कर सकते हो, है ना? इसके अलावा कुछ जोखिम होती है जो होनी ही होनी है, जिनसे बचा ही नहीं जा सकता, तो उनके कुछ नतीजों को मान लेना कि भाई चलो ये तो जोखिम छोटी मोटी तो होती रहती है, इनको मान लेना, है ना? किसी किसी खास जोखिम के कुछ नतीजों को मान लेना भाई। भाई आपकी कोई मिठाई की दुकान है, आपको पता है कि दीपावली पर आपने मिठाइयाँ बनाई, कोई 4-5 किलो मिठाइयाँ बिक बच गई बिकने से, और वो मावा थाल खराब हो गया, तो मान लो कि ऐसा इतना जोखिम तो होना ही होना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब अपन ने जो है 4-5 क्विंटल की मिठाइयाँ बेच दी तो 4-5 किलो रहेगी, तो कौन सी बड़ी बात है ना? तो इसको उस नतीजों को मान लेना भाई, है ना? इसके अलावा जोखिमों का समय समय पर विश्लेषण करना भाई, है ना? उनके बचाव उपकरण वगैरह, उनकी कोई जोखिम नई टाइप की नहीं है, जोखिमों का समय समय पर विश्लेषण करना, इनका ध्यान रखना, है ना? इनके बारे में सावधानी बरतना। तो इस प्रकार आप बहुत सारे उपाय हैं जोखिमों से बचने के, आप कोई उपाय करके, है ना? इसके अलावा जो जोखिमों से बचने के लिए उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है उनका अधिकतम लाभ उठाओ, है ना? आपको पता है कि मिठाई की दुकान है तो भाई तीज पर सातू बिकने, तो सातू बनाओ, तो भाई आपको फायदा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ, है ना? सर्दी आ गई है तो घेवर बनाओ भाई, है ना? तो ये क्या है, उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठा करके भी आप जोखिमों से बच सकते हो। तो विद्यार्थियों, ये था आपके जोखिम प्रबंध। विद्यार्थियों, बात हमने जोखिम से बचने की कर ली। आगे हम बात करते हैं समय प्रबंध, जिसका विद्यार्थी जीवन में बड़ा महत्व है। संगठन में तो है ही है, हर व्यक्ति के जीवन में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि गुरुजी टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। कई बार विद्यार्थियों को प्रश्न भी आते हैं, गुरुजी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। लो, टॉपिक आ गया प्रबंध नवीन भर्ती में, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंध। विद्यार्थियों, आपको पता है समय सबके पास एक जितना होता है, किसी के पास समय ना ज्यादा होता है ना कम होता है, सबके पास बराबर समय होता है। आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समय सबको बराबर मिलता है। लेकिन अगर आपने उस समय को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया, सही ढंग से सुव्यवस्थित नहीं किया, समय के अकॉर्डिंग आप नहीं चले, तो भाई आप पीछे रह जाओगे। आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा, काल चक्र, मैं समय हूँ और समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। आप चले या नहीं चले, समय रुकने वाला नहीं है। ये घड़ी समय बताती है, समय चलता, हर पल चलता है, कभी रुकता नहीं है ना? आप अगर समय के साथ नहीं चलोगे, समय का प्रबंध नहीं रखोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, समय बहुत आगे निकल जाएगा। विद्यार्थियों, हर एक विद्यार्थी के जीवन में, हाँ, हर एक व्यक्ति के जीवन में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कई बार विद्यार्थी कहता है या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा व्यस्त हूँ, है ना? मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब यही है कि उसने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया है। उसने अपने आप को समयबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से उसने अपनी दिनचर्या को विभाजित नहीं किया। विद्यार्थियों, आदि कोई व्यक्ति सही समय से आप उठता है, सही समय से भोजन करता है, सही समय पे सोता है, तो वो अपने आप को व्यवस्थित पाता है, तो उसके पास पढ़ने का टाइम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो विद्यार्थी, अपन बात करने वाले हैं समय की प्रबंध की। यानी कि आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो आपको समय मिला है, आपको जो ये समय मिला है, बड़ा अच्छा समय मिला है कि आज आपके पास अच्छा अवसर है और अच्छा समय भी है कि आपके सामने स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी है। और अगर आपने इस सही समय का सदुपयोग कर लिया, तो आगे आने वाला समय आपका होगा। कोई कहते हैं कि गुरुजी ये घड़ी समय बताती है। मैंने कहा, घड़ी समय क्या बताती है, घड़ी आपका फ्यूचर बताती है। समय आपका भविष्य बताता है कि फ्यूचर में आप क्या होंगे। और समय ये भी बताता है कि आप पास्ट में क्या थे, और समय ये भी बताता है कि आप प्रेजेंट में क्या हो। यानी समय बड़ा बलवान होता है। समय के 3 अपन काल देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। विद्यार्थियों, आपने एक कथन सुना होगा, मेरा भी टाइम आएगा। टाइम अपने आप आएगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको उस टाइम का मैनेजमेंट करना होगा विद्यार्थियों। यानी कि अलग-अलग कार्यों करने के लिए अगर मैं बात करूँ, यानी कि भिन्न-भिन्न कार्य
जैसे भाई उठने के लिए, खाने के लिए, है ना? घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए आपने जो दिन के अंदर बहुत सारे अपन कार्य करते हैं, चाहे पढ़ने के लिए बात हो, चाहे खाने, बैठने, पीने, सोने, फ़िल्म देखने, घूमने, सबके लिए यानी कि भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न कार्यों को भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय यानी आपने जितने भी कार्य हैं उनको करने किसी के खाने पे आपने आधा घंटा दिया, है ना? भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और और उनके यानी आपने किसी फ़िल्म को देखने के लिए 3 घंटे दिए, खाने के लिए आपने आधा घंटा दिया, नहाने के लिए 15 मिनट दिया, है ना? बस के लिए 5 मिनट दिया। इस प्रकार आपने उनके अलग-अलग क वर्क पर अलग-अलग क्या लगाया, पढ़ने के लिए 3 घंटे दिए, अलग-अलग कार्यों पर अलग-अलग क्या लगाया, टाइम लगाया है ना? तो और उनको करने के क्रम, उनको किस टाइप से करेंगे, सुबह उठ कर के पहले क्या करूँगा भाई, सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, फिर मैं जो है चाय पीने के बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं जो है क्या करूँगा, उसके बाद मैं नहाने के बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा तो पहले अकाउंटेंसी पढ़ूँगा, कितने घंटे पढ़ूँगा, क्या टॉपिक पढ़ूँगा, फिर मैं रेस्ट करूँगा, फिर वापस चाय पीऊँगा, फिर घूमने जाऊँगा, फिर थोड़ा मोबाइल चलाऊँगा। इस प्रकार आपने उनको क्रम सेट करा कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है, इतने-इतने टाइम में करना है। यानी तो भिन्न-भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय या लगाए जाने वाला समय और उनको करने के क्रम का, है ना? तो और उनके करने के क्रम को और उनके करने के क्रम को सोच विचार कर सोच विचार कर क्रमबद्ध रूप से क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित करना ही समय प्रबंध है। वही क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। कई बार आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि बंदा है ना, वही बंदा कहता है बिजी और वही बंदा अस्त व्यस्त। जो बंदा अस्त व्यस्त होता है ना, जिसका सिस्टम एक सही नहीं है ना, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, जिसका वो बंदा क्या है, सुव्यवस्थित नहीं है। वो बंदा क्या है भाई, उसके टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, उस बंदे का जो है काम करने का तरीका नहीं आता, यानी कि वो बंदा बहुत पीछे रह जाए। सीधी सी बात है। यानी कि आपको अपनी जो दिनचर्या है उसको सेट करनी होगी, उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना होगा विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ यानी कि सही काम करने के लिए सही काम करने के लिए सही समय का चयन करना ही क्या है? समय प्रबंध है। किस समय कौन-सा काम करना वही क्या है? टाइम मैनेजमेंट है ना? जैसे कि भाई आपको पता है कि स्कूलों के अंदर आप देखते हैं क्लास होते हैं, पीरियड होते हैं, उनको बाँटा जाता है कि पहले जो है हार्ड सब्जेक्ट, उसके बाद ईज़ी सब्जेक्ट। क्योंकि पहले आते ही विद्यार्थी की क्या होगी, ऊर्जा होगी, तरोताज़ा होगा, तो हार्ड सब्जेक्ट को भी आसानी से समझ पाएगा और धीरे-धीरे वो क्या ऊर्जा खत्म होती जाएगी, तो लास्ट में आसान सब्जेक्ट रख दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा उस पे बर्डन तनाव हासिल ना करें, भाई उसको आसानी से समझ सकें, है ना? तो भाई सही काम करने के लिए सही समय का चयन करना। आपको तीज आ रही है, आप वहाँ घेवर बना रहे हो, समझे भाई? इतनी जा रही है तुम घेर बना रहे हो, तो यानी कि आपने काम करने का सही टाइम नहीं चुना, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है भाई। तो किस समय फ़िल्म देखनी है आपको, किस समय आपको करंट जीके पढ़ना है, किस समय आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपको पता है कि अकाउंट पढ़ने के लिए आपको क्या है, कुर्सी भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, रफ रजिस्टर भी चाहिए, पेन भी चाहिए, 2-3 किताबें भी चाहिए, सवाल भी मिलाना पड़ेगा, दिमाग को है जो एकदम शांत होकर के बैठना पड़ेगा। लेकिन आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो क्या भाई, आप सोते समय पढ़ सकते हैं, रात को 10 बजे बाद ऐसे बिस्तरों पे तकिया लगा के पढ़ सकते हैं, किताब आगे रखी उसमें पेन कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए याद करना है भाई, है ना? तो भाई सही काम करने के लिए, सही चीज़ें करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि भाई कब कौन से समय अपन को क्या करना है। है ना? अपन जो पूजा-पाठ करते हैं, सुबह उठ करके नहा धो कर करते हैं, ऐसा थोड़ी कि रात को जो है अपन क्या है कि दोपहर में 3-4 बजे करते हैं, ना, ना। तो सही टाइमिंग क्या हो किसी चीज़ के लिए, उसका चयन करना ही क्या है, समय प्रबंधन कि कौन-सा काम किसी संगठन की बात करें या व्यक्ति के तौर पर है, कब करना है ना? वही क्या है, समय प्रबंध है। यानी कि समय का क्या है,
सीधी-सी बात है, समय का व्यर्थ नहीं जाने देना, यानी समय का उचित उपयोग करना ही समय प्रबंध है। समय का उचित उपयोग करना ही समय प्रबंध है। यानी जो टाइम का मैनेजमेंट सीख लेता है, समय का मैनेजमेंट करना, वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, सही ढंग से सेट कर लेता है। है ना? तो प्रबंधन है, ये समय प्रबंधन है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने क्या अभी कहा ना कि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन किसी संगठन के, है ना? किसी संगठन के सुचारू यानी अच्छी तरीके से चलता रहे, सुचारू, सफल सुचारू सफल संचालन के लिए ही आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, अपितु 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 ये तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी आवश्यक है। अपितु ये तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी आवश्यक है भाई टाइम मैनेजमेंट। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के, आप देख लो जितने भी बड़े-बड़े जो है आदर्श रोल मॉडल महान पुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, है ना? उन सब का समय प्रबंधन बहुत बढ़िया था। अब ये तो प्रत्येक व्यक्ति, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से भी आवश्यक है। आप देख लो जितने भी जो विद्वान हुए हैं, जितने भी जो महान पुरुष हुए हैं, उन सब का टाइम मैनेजमेंट, उनका उठने का, बैठने का, पढ़ने का, सोने का, उनकी दिनचर्या बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से सेट थी। व्यक्तिगत रूप से, है ना? भी आवश्यक है। आपकी मैं बात करूँ, आपको पता है कि जो भी ये राजनेता होते हैं, है ना? है ना? जो भी है आपके नेता हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप देखते हैं जब इनका शेड्यूल आता है तो क्या आता है, मिनट टू मिनट शेड्यूल, यानी कि फ्लाइट इतने बजे उड़ेगी, वहाँ इतने बजे लैंड करेगी, 15 मिनट रास्ते में लगेंगे, पूरा एक एक मिनट का पूरा शेड्यूल आता है। वहाँ 15 मिनट भाषण देंगे तो 15 मिनट ही है भाई, यानी कि इनके टाइम एकदम पूरा सिस्टमेटिक से चलता है, पूरा मिनट टू मिनट शेड्यूल चलता है भाई। वो होता है टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से, ताकि, है ना? तो ये क्या है सही ढंग से, तो ये व्यक्तिगत रूप से भी आपके जो है टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि भाई संगठन में जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति को खुद को जो है सही तरीके से चलाने के लिए भी जरूरी है। यानी कि समय जो है वो क्या होती है, समय की मात्रा सबके लिए सीमित होती है, समय आपको पता है ना? कभी पीछे आप नहीं जा सकते भाई, है ना? समय हमेशा चलता रहता है, समय की मात्रा सदैव सीमित होती है ना? जो बीत गई सो बीत गई, बीती किस्मत को याद कौन करे, जो कमान, है ना? जो तीर कमान से निकल गया, उसका पीछा अब कौन करे। यानी कि समय इतना बड़ा बलवान है कि जो समय बीत गया वो बीत गया, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो बीत गया वो बीत गया, बीता हुआ कभी लौट करके नहीं आएगा। तो समय की मात्रा सदैव सीमित होती है, और आपको पता है संसार में समय बड़ा बलवान है ना? समय समय की बात है। आप कभी भी राजस्थानी गीत, कथाएँ देखेंगे तो बोलते हैं समय समय की बात है। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे तो समय समय की बात है ना? कोई भी आप कथानक देखें, कोई भी कथा देखेंगे तो समय इस चीज़ को बड़ा, है ना? आप कहानी देखते हैं, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता, यानी एक समय, यानी समय की बात है, सब कुछ समय पे डिपेंड है। तो समय बड़ा बलवान है, इस समय को व्यर्थ मत जाने दो, है ना? बड़ा सीमित समय है, यानी कि एक कथन अंग्रेजी का, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और टाइड का मतलब होता है जवार, जो समुद्र में आता है ना जवार भाटा, तो समय और जवार, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और जवार किसी का इंतजार नहीं करते, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप किसी प्रेमिका का भले इंतजार कर रहे हो, आपने उसको 4 बजे बुलाया है, वो 4 बजे आए या न आए, पर समय 4 जरूर बजना, यानी ये किसी का इंतजार नहीं करेगा, ये तो चलता रहेगा भाई साहब। तो विद्यार्थियों, ये बात थी समय प्रबंध की। अब अपन बात करें कि समय प्रबंधन हेतु अपन क्या कर सकते हैं।
बात करते हैं अपन समय प्रबंधन हेतु उपायों की मैं बात करता हूँ कि अपन टाइम के मैनेजमेंट हेतु क्या उपाय कर सकते हैं। तो भाई सीधी-सी बात है, तो समय का अगर सदुपयोग करना है, तो आपको पहले अपने आप को जो व्यवस्थित करना होगा, यानी आपको प्लान बनाना होगा, यानी आपको समय के जो है सदुपयोग की योजना बनानी होगी और उस योजना पर इम्प्लीमेंट करना होगा। केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इस योजना का क्रियान्वयन करना होगा, उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, है ना? तो समय के सदुपयोग के लिए, यानी समय के सदुपयोग के लिए, है ना? समय के सदुपयोग के लिए सुदृढ़ एवं यानी मजबूत एवं सुदृढ़ एवं प्रभावशाली योजना बनाना, यानी एक ऐसी प्रभावी इफेक्टिव योजना बनाएं जिस पर आप काम कर सकें। और विद्यार्थियों, जो आप समय के सदुपयोग के लिए जो योजना बना रहे हैं, वो योजना ऐसी होनी चाहिए जिस पे आप क्या कर सको, काम कर सको और उसको वास्तव में इम्प्लीमेंट कर सको। ऐसा नहीं हो कि टाइम आपने मैनेजमेंट कर लिया, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। 16 घंटे नहीं पढ़ सकते ना, उसमें आपको सोना भी पड़ता है भाई, और एक्टिविटी भी देने की नींद नहीं आती, है ना? और 16 घंटे आदमी सिटिंग पावर भी नहीं है एक जगह। तो ऐसा नहीं, आप एक टाइम मैनेजमेंट करो भाई, इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर इतने घंटे इतना रेस्ट करूंगा, फिर चाय पीऊंगा, इतना आराम करूंगा, ये दिनचर्या लगाऊंगा, शाम को रिलैक्स भी महसूस करूंगा, है ना? तो भाई ये सारी चीजें जो है, क्या है कि एक ऐसी योजना बनाओ जिस पे आप इम्प्लीमेंट कर सको, समझे बात को? यानी एक ऐसी प्रभावशाली योजना बनाओ जिस पे वास्तव में आप काम कर सको और उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आपके सामने निकल करके आए विद्यार्थियों। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करो। लक्ष्यों एवं, अगर मैं बात करूं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, और बात करें विद्यार्थियों कि आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हो, है ना? लक्ष्य प्राप्ति की अधिकतम समय सीमा का निर्धारण, कि भाई इतने समय में ये मेरे को लक्ष्य हासिल करना है। लक्ष्य प्राप्ति की अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर लो भाई, कि भाई मेरे को 15 मिनट में नहाना है तो 15 मिनट ही लगाने हैं, है ना? भोजन पे आधा घंटा लगाना है तो आधा घंटा लगाना है, अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर लो और उस समय के अंदर उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करो भाई, है ना? और हो सकता है तो उसको कम समय में करो ताकि बच भी जाए समय, है ना? इसके अलावा कार्यों की प्राथमिकता का डिसीजन करो कि कौन सा कार्य पहले करना है ना? भाई सीधी बात है कि कौन सा कार्य पहले करना है, उठते ही आपको पता है सबसे पहले जो है आप जो है फ्रेश होना हो गया, आपका जो है अपने आप को स्वच्छता महसूस करने नहाना हो गया, है ना? सादगी ताजगी महसूस करो, थोड़ा चाय वानी पीना, अगर पीते हो तो पीना, है ना? पानी वानी पीना, है ना? उसके बाद जो पढ़े, यानी कि कार्यों की प्राथमिकता की मुझे पहले कौन सा काम जो है उसको प्रायोरिटी बेस पे रखे और पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, फिर क्या करूंगा, यानी पूरा सिस्टम ढंग से योजना बना करके काम करना, है ना? इसके अलावा कार्य सही ढंग से हो, ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी के अंदर करो और नहाने के लिए 5 मिनट में नहाना है, यूँ एक लोटा ऊपर मारा, चल आगे। ना, आप एकदम सही काम के लिए सही समय भी निर्धारित करना ज़रूरी है, सही समय पर संपन्न करना और सही समय देना ज़रूरी है। यानी जिस काम में आधा घंटा लगने वाला काम है, उस पे आधा घंटा देना ही पड़ेगा भाई, है ना? तो भाई सही कार्य को अगर बात करें, तो सही कार्य की संपन्नता हेतु, सही कार्य की संपन्नता हेतु सही समय देना भाई, है ना? ये भी बड़ा ज़रूरी है कि टाइम जो है आप सही टाइम दो उनके लिए, है ना? इसके अलावा संगठन की बात करें तो टीम के जो सदस्य हैं आपके साथ, टीम के सदस्यों के बीच, है ना? ज़िम्मेदारियों का क्या करो, ज़िम्मेदारी दे दो एक-एक को। टीम के सदस्यों के बीच ज़िम्मेदारियों का हस्तांतरण यानी प्रत्यायोजन कर दो। फिर ज़िम्मेदारियों का बीच ज़िम्मेदारियों का प्रत्यायोजन करना भाई।
ये हो गया बात भाई। इसके अलावा और अपन समय पर क्या कर सकते हैं भाई, आप जो है लक्ष्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हो, एकदम सही तरीके से व्यवस्थित चल सकते हो, सभी कार्य समय पर पूर्ण करने की कोशिश कर सकते हो, है ना? आप सही ढंग से काम करो, सही समय पर कर के, है ना? अपने आप को व्यवस्थित करके दिनचर्या, अपनी दैनिक दिन जीवन की जो दिनचर्या है, उसको व्यवस्थित करके भाई, है ना? समय पर सो करके, उठ करके, है ना? ज़्यादा फालतू का व्यर्थ समय ना गँवा करके, है ना? इसके अलावा और संगठन में, अब आपने संगठन का टाइम निर्धारण कर लिया। अब अगर संगठन किसी कर्मचारी को आपने टाइम दे दिया कि भाई फलां काम है जो आधे घंटे आपको आवंटित हुआ है। अब वो आधे घंटे में काम नहीं कर रहा है, तो तुम उसकी क्या करो, सही ढंग से निगरानी करोगी ताकि वो आधे घंटे में काम कर दे भाई, है ना? तो आवंटित समय में, आवंटित समय में काम को काम को पूरा करने हेतु उनकी निगरानी सुनिश्चित करना। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके टाइम मैनेजमेंट के उपाय कि इस प्रकार जो है आप समय प्रबंध क्या कर सकते हो भाई, उपाय कर सकते हो। अब विद्यार्थियों, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, तो देखो समय प्रबंधन के लाभ देख लेते हैं। सीधी बात है, जो आदमी समय प्रबंध कर लेता है ना, तो वो आदमी, एक बताऊं, हमेशा खुश रहता है। हकीकत बात बता रहा हूँ, मैंने इस चीज को नोट किया, आदमी कभी चिढ़ता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं होता, कभी उसको झुंझलाहट नहीं आती। किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट आ रही है, उसके अंदर चिड़चिड़ा है, इसका मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसका समय पर कोई काम पूरा नहीं हो पाता। अगर समय पे काम पूरा नहीं होगा तो वो आदमी क्या होगा, गुस्सेल स्वभाव प्रकृति होगा, है ना? आदमी टाइम, मान लो आप कब कब गुस्सा कब होता है आदमी, पता है आपको? कि मान लो कोई आदमी जा रहा है, उसको ट्रेन जो है, उसको पता है कि 12:50 पे है, ठीक है? उसका मैनेजमेंट नहीं था, घर पे उसने सामान नहीं डाला और बैग वैग नहीं लिया, और घर पे ही जो है 12:48 हो गए। अब वो भागा भागा जा रहा है, और बीच में कोई आदमी मिल गया, किधर जा रहे हो यार, एक छोटा सा काम था। अरे गाड़ी निकलेगा, साइड में हो रहे, मेरे को जाने दे रहे। क्यों? क्योंकि उसको समय, उसका मैनेजमेंट नहीं है। नहीं तो आप घर से 10 मिनट पहले निकलो, आराम से निकलते जाओगे। पास में होता है भी कि कहाँ जा रहा है, अरे यार बीकानेर जा रहा हूँ, है ना? ट्रेन में जा रहा हूँ, अच्छा वो ट्रेन, हाँ अभी ट्रेन में टाइम पड़ा है। क्यों? समय प्रबंध है। है ना? ऐसा भी नहीं हो कि तुम टाइम नहीं, ट्रेन आ रही है 1 घंटे बाद में, तुम 4 घंटे पहले जाके बैठ जाओ, बोले इतने, यार बेटा बेटा थक गया, टाइम ट्रेन कब है? अरे भाई 4 घंटे पहले पढ़ लेता, है ना? तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, आप कितनी देर में पहुंचोगे। तो आपका आदमी कभी चिड़चिड़ापन नहीं करता, आदमी शांत स्वभाव का होता है, यानी उसके सारे कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं, अपने आप को वो क्या है, रिलैक्स महसूस करता है ना? तो समय प्रबंधन का लाभ क्या है भाई? तो सीधी सी बात है, आपका एक तो समय का उचित उपयोग हो जाएगा, आने का समय का क्या हो जाएगा, आपका उचित उपयोग होगा, सही कार्यों में उपयोग होगा भाई, है ना? समय का आपका क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपको उपयोग हो जाएगा, है ना? सही समय पर सही कार्य का संपादन हो जाएगा, अगर टाइम मैनेजमेंट करोगे। है ना? आप जो है व्यक्तिगत रूप से जो है ना? आपके व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करें, आप किसी फर्म में काम करते हैं, है ना? तो वहां पर आपके व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक क्षेत्र में क्या रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा कि आप संगठन में समय से जा रहे हो, वहाँ पर आपको जो है, अगर समय से उठ रहे हो, समय से काम कर रहे हो, तो आपको संगठन के अंदर जब जा रहे हो तो वहाँ पर टाइम से पहुंचोगे, तो वहाँ पर अधिकारियों की दो बातें नहीं सुननी पड़ेगी। जब आप खुद व्यवस्थित रहोगे तो भाई, है ना, व्यवस्थित रूप से कार्य निष्पादन में सहायक होगा। विद्यार्थियों, आपने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे होंगे समय प्रबंध के। आपने एक उदाहरण देखा होगा कि एक विद्यालय के अंदर जो घंटी बजाने का काम करता था, वो जो विद्यालय की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो बेल बजाने का काम करता था सुबह के टाइम में, जो विद्यालय 9 बजे लगता था, उस विद्यालय की 9 बजे की, विद्यालयों, उस विद्यालय में काम करने वाला चपरासी कभी घड़ी देख के टाइम नहीं बजाता था। वो एक गुरुजी थे, फला गुरुजी जब विद्यालय आते थे, उनको देख के घंटी लगाता था कि गुरुजी आगे, मतलब घंटी लगाने का टाइम हो गया। यानी कि आप सोचो कि उन गुरुजी का टाइम मैनेजमेंट है।
बात घंटी गात टाइम मैनेजमेंट देखो कि वो चपरासी पूरी तरीके से उन गुरुजी पर डिपेंडेंट, क्योंकि उन गुरुजी इतने टाइम के पंक्चुअल कि गुरुजी आगे मतलब घंटी लगा लो। ये वो अपने मनोविज्ञान की भाषा में क्या होता है, शास्त्रीय अनुमोदन होता है ना, तो ये अनुमोदन हो गया उनके बदले कि गुरुजी आगे मतलब घंटी बजा दो। हाँ, वही हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुजी टाइम के इतने पंक्चुअल। तो भाई ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि लोग आपको देखे कहें कि भाई इनका समय प्रबंधन है, मतलब ये पढ़ रहा है या मतलब इतना हो गया। तो आपको पता है पहले लोग क्या करते थे, गांव में जब गड़िया नहीं होती तो भाई फला पेड़ की छांव देख करके उसकी परछाई से बता देते थे ये छाया यहाँ पहुंच गई, इसका मतलब ये टाइम हो गया, है ना। क्योंकि वो पेड़ स्थिर है और परछाई अपने हिसाब से पहुंचती जाएगी, तो है ना। तो उस पेड़ की तरह तुम मैनेजमेंट करो कि तुमको देख करके लोग कहें कि भाई हाँ ये चीज फला हो गई। तो ये होता है व्यवस्थित रूप से सही ढंग से मैनेजमेंट करने का लाभ, और आपके सभी कार्य सही समय से होते हैं। इसके कारण जो है आपके आत्मविश्वास में, है ना, आत्मविश्वास में, है ना, मनोबल में क्या होगी, वृद्धि होगी। आदमी चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा उसके अंदर, शांतचित करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, है ना। क्योंकि वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को आरामदायक महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा। यानी कि उसका क्या रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा। ज्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण ही आदमी ऐसा खराब हो जाता है, उसका चिड़चिड़ापन वगैरह, है ना। मानसिक संतुलन बना रहेगा। भाई आदमी समय से नींद लेगा, समय से उठेगा, उतने टाइम पूरा करेगा नींद वगैरह का, है ना, अच्छे से पढ़ेगा, सब व्यवस्थित करेगा, तो उसका मानसिक संतुलन बना रहता है ना। तनाव कम होगा, है ना, तनाव कम होगा, सदैव संतुष्ट रहेगा, है ना। गुस्सेल प्रवृत्ति का नहीं होगा, गुस्सेल, चिड़चिड़ापन आदि प्रवृत्ति का नहीं होगा भाई। जब आपका सही ढंग से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, है ना। और कार्यों में क्या आएगी, सफलता आएगी, है ना। सफलता आएगी तो उसके अंदर जोश भी बढ़ेगा, है ना। कार्य की सफलता एवं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है ना। आसानी से आपके गोल अचीव हो जाएंगे अगर टाइम मैनेजमेंट है तो, है ना। आपकी सफलता की जो है, यानी अगर किसी व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है तो ये मान लो कि उसकी सफलता, आधी सफलता तो उसको मिल ही जाती है अगर उसका सही ढंग से टाइम मैनेज। कई बार कहते हैं ना स्टडी करो पर स्मार्ट स्टडी करो, है ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से अपने आप का पूरा ध्यान केंद्रित करके कॉन्सेंट्रेट कर करके स्टडी करना, वही क्या होती है, स्मार्ट स्टडी होती है ना। इसके अलावा अगर संगठन में क्या होगा भाई, अगर कोई कर्मचारी अगर है, टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, अधिक उत्पादन होगा, है ना। और संगठन को क्या होगा, लाभों में वृद्धि होगी क्योंकि टाइम से क्या हो रहा है ना। तो काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, है ना। लाभों में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। समय से क्या होगा, आपका उत्पादन हो जाएगा, समय से ग्राहकों तक आपके उत्पाद पहुंच जाएंगे, है ना। कम समय में अधिक कार्य हो जाएंगे भाई। तो ये सब क्या है भाई, ये सब आपको क्या है, यानी आपके जो है आप बेहतर निर्णय ले पाओगे, है ना, बेहतर डिसीजन ले पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम है डिसीजन लेने के लिए। जो टाइम से चलता है उसके पास समय समय रहता है, यानी कि वो एडवांस है। जो टाइम से चल रहा है उसके पास एडवांस है भाई, वो बेहतर निर्णय ले सकता है समय पर, है ना। जिसके पास टाइम नहीं, जो पीछे चल रहा है, वो क्या निर्णय लेगा, है ना। तो भाई बेहतर निर्णय ले सकता है ना। अधिक अवसर मिल जाएंगे, है ना। आपके पास अधिक अवसर मिलेंगे, है ना। अधिक आपको जब समय से चलेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, आपकी दक्षता में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो इधर तो ये सब थे आपके समय प्रबंधन के लाभ, कि टाइम मैनेजमेंट के आपको क्या आप लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्लास कितने मिनट की हो गई है। चलिए विद्यार्थियों आगे अपन बात करते हैं एक और नई प्रवृत्ति, यानी कि तनाव प्रबंध, दबाव प्रबंध। आज के दौर में आपको पता है हर कोई आदमी जो है तनाव लेके चल रहा है, दबाव लेके चल रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है।
तो उस स्ट्रेस से कैसे बचें? उसका कैसे मैनेजमेंट करें? इस तनाव के दौर से आज के इस युग में, है ना? तनाव का दौर हर किसी को है, हर किसी को जो है दबाव महसूस हो रहा है, अपने आप को स्ट्रेस महसूस कर रहा है। तो वो कैसे स्ट्रेस फ्री हो, किस प्रकार अपने तनाव को दूर करें और तनाव का कैसे प्रबंध करें? विद्यार्थियों, स्ट्रेस कब होता है किसी व्यक्ति को? बात करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में तनाव और दबाव की अगर मैं बात करूँ, वैसे मैंने तो इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत फ़ायदा उठाया, दबाव प्रबंधन का बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप सही ढंग से दबाव प्रबंधन का अगर उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं छोटा-सा एक उदाहरण दूँ, जैसे कि मान लो, आपका पता है आपको एग्ज़ाम है, बहुत जल्द एग्ज़ाम है, ऐसा आपको पता है और आपने जो है, आज बातचीत करने में किसी के साथ 2 घंटे बिता दिए या आप फिर लिए या कहीं शादी में चले गए। आपके घर आने के बाद आप क्या सोचोगे? अरे यार! आज तो पूरा दिन शादी में निकाल दिया, टाइम खराब कर दिया, अब तो कम से कम 4 घंटे पढ़ूँगा तब जाके वो कवर होगा। यानी कि उस दबाव में कि आपके मन में ये टेंशन है कि आपको ये चिंता है कि आपने उस टाइम को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसलिए आप उस दबाव में पढ़ रहे हो और दबाव की रणनीति बहुत कारगर है। उस समय आदमी जो पढ़ता है ना, उसके दिमाग में सीधा-सीधा छप जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि आप अभी स्ट्रेस फ्री होके पढ़ रहे हैं, है ना? स्ट्रेस से एकदम बिल्कुल मस्ती से एक-एक पेज पढ़ रहे हैं। लेकिन आपका आज एग्ज़ाम है और आप उससे पहले रात को यूँ फटाफट यही रात बाहरी, यही रात अंतिम, उस समय जो पेज पलट रहे हैं ना, वो समझ लो कि वो पूरा पेज नहीं तो आपको 1 घंटा लगता, नहीं तो 2 मिनट उस पूरे पेज को सीटी स्कैन की तरह स्कैन कर लिया। चल, चल, है ना? तो वो क्या दबाव है और वो जैसे ही वहाँ से प्रश्न आएगा सीधा पेपर में क्लिक कर जाएगा। यानी वो सारा का सारा डाटा कैप्चर आप कर लेते हो तुरंत। क्यों? क्यों उस समय आपके पास बम विस्फोट हो जाए, गाड़ी आए, जाए, आपको पता ही नहीं चल रहा। यानी उसमें आपका जो है 100% कॉन्संट्रेट उस पेज पे है, समझे? तो दबाव में भी आप अच्छा तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। विद्यार्थियों, तनाव और दबाव क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, तो ये विद्यार्थियों तनाव है, दबाव है, ये तनाव जो है, ये आपके मन की स्थिति से उपजा एक विकार है। मन की स्थिति से उपजा एक विकार है। विकार यानी कि दोष है ये आपका, विकार है यानी दोष है। यानी तनाव की बात करें। विद्यार्थियों, तनाव कब होता है? यानी कि आपकी जो मन की स्थिति है, जैसा आप चाहते थे, वैसा नहीं हो रहा है। यानी परिस्थितियाँ उल्टी हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि मेरी भी एक चाह थी और चाह थी, चाह रह गई, है ना? तो भाई जो आपकी चाह थी, वो चाह पूरी नहीं हो रही, आप मन को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो तनाव होता है। अगर समायोजन कर लिया तो तनाव नहीं होगा भाई। लोमड़ी ने क्या कहा था? अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी ने तनाव नहीं पाला था भाई, पहले बता रहा हूँ, लोमड़ी ने तनाव नहीं पाला, तो उसने कहा था अंगूर खट्टे हैं। उसने अपना आप को समायोजित कर लिया, है ना? वो अंगूर खाना चाहती थी, लेकिन उसको मिले नहीं, इसलिए उसने अपना आप को एडजस्टमेंट कर लिया कि अब रहने दे रे, किसा अंगूर है, कौन खावे, खट्टा मरे के, ये क्या है? उसने क्या कर लिया? अपने आप को तनाव में नहीं पाला। आदमी तनाव कब पालता है? उसको लगता है कि नहीं, नहीं, मुझे तो ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? तब आदमी पालता है तनाव। यानी कि आपको ट्रेन में जाना था, आपकी ट्रेन छूट गई, आपकी गलती, आप लेट पहुँचे, टाइम मैनेजमेंट नहीं था। अरे यार! जाना ज़रूरी था, हाय तौबा! क्या होगा? पेपर छूट जाएगा, भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी ऐसी तैयारी थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तब आदमी होता है तनाव का शिकार, दबाव का शिकार। जब उसकी मन की स्थिति और परिस्थिति दोनों में क्या हो, अगर मन की स्थिति और परिस्थिति दोनों सेम है, तो आदमी रिलैक्स महसूस करेगा। आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा है, यानी बढ़िया हो रहा है। आप चाह रहे थे सिलेक्शन हो गया, आप चाह रहे थे फर्स्ट रैंक आए, आ गई। अरे यार! आप देखते हैं कई बार क्या होता है कि कोई बंदा 33% लाकर भी खुश है कि आहा! मैं पास हो गया, और कोई बंदा 97% लाकर भी इसलिए दुखी है कि उसके 3% 100% में कम रह गए। है ना? तो भाई मन की स्थिति और परिस्थिति को संतुलन करके ही अपन तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर इन स्थितियों में फ़र्क है तो तनाव है। तो भाई अगर बात करें, यानी कि मन की स्थिति, मन की स्थिति और आपकी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, है ना? तो मन की स्थिति एवं जो सिचुएशन है, परिस्थिति के बीच
असंतुलन है ना? मन की परिस्थिति के बीच जो असंतुलन है ना? जो असमंजस है ना? तो मन की परिस्थिति में असंतुलन एवं असमंजस के कारण क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। सपोज़ करो ये आपकी शादी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही। आप चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, है ना? आपकी शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही तो आपके मन की स्थिति है कि आप देखते हैं कि यार मेरे से छोटा था उसकी भी शादी हो गई रे, फलाँ वाले की भी हो गई, तो मैं ही बचा हूँ कँवारा इस संसार में, है ना? अपन तो आए ऐसे थे, ऐसे चले जाएँगे, सबकी शादियाँ हो रही है, अपन केवल शादियों में जा ही रहे हैं, है ना? इस प्रकार आदमी के क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है और उसके बाद फिर उसके जो तना वो बोलते हैं ना मारो ताण आना, झटके लगना, और वो शरीर में खिंचाव आना, इस प्रकार के जो है उसके जो है शारीरिक रूप से बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, मानसिक रूप से बीमारी से ग्रसित हो जाता है ना? तो यानी कि वो क्या है कि वो संतुलन नहीं बैठा पा रहा। आप इसको तनाव को दूर कर सकते थे। आप ये यार जो बड़े-बड़े महापुरुष हुए थे, उनकी कहाँ शादी हुई भाई, है ना? वो तो कुँवारे थे। लोग राष्ट्रपति थे, वो कुँवारे थे। प्रधानमंत्री थे, वो कुँवारे भाई, है ना? बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े महापुरुष, वो कुँवारे। तो भाई आप समायोजन कर सकते हो उनके साथ, विद्वानों के साथ। यानी इसका मतलब आप भी विद्वान हैं, तभी तो आपकी शादी नहीं हो रही। यानी आप तनाव को दूर कर सकते हैं भाई, है ना? तो ये हुँ, हुँ। तो तनाव क्या होता है एक्चुअल में? ये आपकी जो मन की स्थिति और परिस्थिति के बीच जो असंतुलन और असमंजस है ना, उनके कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है। यानी तनाव क्या है आपके मन की स्थिति के, यानी कि तनाव कोई बाहर से नहीं है, तनाव कोई ऐसा नहीं है, तनाव आपने ही बनाया है। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं है, इसलिए तनाव है। ना तो तनाव को दूर कौन करेगा? तनाव को आप दूर करो भाई। आप अपने आप मन को समझाओ कि भाई ये चीज़ तेरे लिए बनी ही नहीं है। वो है ना नाचने जाने आंगन टेढ़ा, है ना? तो भाई ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है ना, तो उसको यूँ मानो ना कि ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है ना? अब मान लो कि कोई बंदे ने कह दिया कि उसको नाचना नहीं आता था। उसने आपको संतुष्ट कर दिया, रहने दे रहे ना आंगन टेढ़ा है, यहाँ थोड़ी नाचता हूँ मैं तो बड़े फ्लोर पे नाचता हूँ, ऐसे नहीं नाचूँगा, है ना? तो सीधी-सी बात उसने आपको ऐसे खुश महसूस हो रहा है। तो यही तो क्या है तनाव से तो तनाव ज़्यादा काम का नहीं है विद्यार्थियों, है ना? तो ये तनाव क्या है? ये जो है तनाव के कारण आदमी क्या हो जाता है? पागल भी हो जाता है, तनाव के कारण। इसलिए हमेशा रिलैक्स होकर के, मस्त होकर के पढ़ो, जो भाग्य में लिखा है और जो आपने मेहनत की है ना? उसके कारण ही मिलेगा। यानी आप मेहनत करते जाओ और मेहनत का परिणाम हमेशा क्या होता है? सुखद होता है। मेहनत का परिणाम, मेहनत का फल मीठा होता है। देरी से मिले पर उसका स्वाद में जो है अलग ही मज़ा होता है ना? भाग्य जो होता है वो हाथों की लकीरों में नहीं, मेहनत करने से इन लकीरों को आप बदल सकते हो। यानी लकीरें आप खुद अपने लिख सकते हो कर्मों से, मेहनत से विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपको इस दबाव का प्रबंध करना है, तनाव का प्रबंध करना है। यानी जब भी आप हो तो इसको इस प्रकार से चीज़ों से निकालने की कोशिश करो, है ना? तो तनाव तनाव वह व्यक्तिगत या अपन कह सकते हैं आंतरिक व्यक्तिगत या आंतरिक अनुभूति है। तनाव व्यक्तिगत या हाँ, आंतरिक अनुभूति है ना? जिसके कारण क्या होता है, जो उस व्यक्ति में जो उस व्यक्ति में जो उस व्यक्ति में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कर देता है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलन उत्पन्न कर देता है भाई। शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कर देता है भाई, असंतुलन उत्पन्न करता है। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि तनाव शब्द सुन के सोचते हैं कि तनाव का मतलब बुरा होता है,
तनाव हमेशा बुरा ही होता है ना, तनाव अच्छा भी होता है, तनाव प्रसन्नता भी करता है। कई आदमी क्या करता है चिंता के अंदर हँसता रहता है, यानी तनाव में प्रसन्नता भी करता है, किसी तनाव के कारण प्रसन्नता भी होती है। जैसे कि मान लो मेरा अगर आपका मान लो किसी चीज़ में आपका चयन हो जाता है, आपकी जॉइनिंग का पहला दिन है, आप तनाव में पता नहीं वहाँ कैसे लोग मिलेंगे या शादी के समय आपकी सगाई होने जा रही है, मान लो सगाई होने जा रही है, दुल्हन आई हुई है आपकी जो होने वाली है ना? आप सामने बैठे उस समय आपको डर लग रहा है, धड़कनें तेज़ हो रही है ना? पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं क्या बताऊँगा, पता नहीं कैसी होगी, ये तनाव है। लेकिन ये हो क्या है? अच्छा है ना, पसंद है, अंदर से तो ऐसा लग रहा है अरे यार आज तो खुशी का माहौल है, लेकिन बाहर से तनाव हो रहा है ना? तो भाई तनाव क्या है? ये बुरा नहीं होता। तनाव मैंने कहा ना कि मैंने तनाव को उस अच्छे में काम में लिया कि आज मैंने 4 घंटे शादी में बिता दिए, अब मैं चाहे 8 घंटे पढ़ूँगा, आज जो मैंने समय बर्बाद किया इसको मैं पूरा काम में लूँगा। और मैंने वो कहते हैं अंतिम समय अपन जो पढ़ाई करते हैं, तो तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। लोगों ने ये किया कि तनाव का मतलब बुरा है ना, तनाव अच्छा होता है। तनाव बुरा भी हो सकता है, तनाव अच्छा भी होता है। तो हमेशा कोई तनाव सदैव दुःख या चिंता ही नहीं, है ना? तो तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। तो तनाव, है ना? आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। अच्छा तनाव, बुरा तनाव, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस सारा पढ़ाऊँगा, है ना? तनाव सदैव, है ना? भई आप ये मत तनाव सदैव दुःख या बुरा नहीं होता, है ना? कईयों को लगता है कि तनाव हमेशा क्या देता है? दुःख ही देता है ना? ऐसा लगता है, चिंता देता है ना? अपितु अपितु ये अच्छा भी हो सकता है और क्या भाई? प्रसन्नता उत्पन्न करता है भाई। अब हमेशा पसंद नहीं, ऑलमोस्ट तो ये तनाव जो होता है दुःख वाला ही होता है ऑलमोस्ट तो, लेकिन तनाव अच्छा भी होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि तनाव हमेशा बुरा होता है या तनाव जो है हमेशा जो क्या भाई ये आपको दुःख ही देता है, कष्ट ही देता है, चिंता ही देता है। चलिए विद्यार्थियों और बात करें कि अब अपन जो है तनाव प्रबंधन में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि ये तनाव प्रबंधन कैसे करते हैं। तो सीधी-सी बात है कि आप क्या कर सकते हो, मानसिक तनाव क्या है? तनाव कोई शारीरिक थोड़ी है, तनाव तो मानसिक होता है। दबाव या स्ट्रेस क्या है? मानसिक रूप से होता है। यानी आदमी अपने आप को तनाव में महसूस क्यों करता है? उसकी मानसिक स्थिति के कारण महसूस करता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है वातावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, उन्हें उसके अकॉर्डिंग घट नहीं रही है ना? आप चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग घट नहीं रहा है और संसार में पता है आपको चाहने से कुछ नहीं घटता है ना? आपके अकॉर्डिंग थोड़ी घटेगा। वो तो वातावरण के अकॉर्डिंग परिस्थितियों प्रकृति के अनुसार अपने आप घटेगा, है ना? तो आपके अकॉर्डिंग तो घट नहीं रहा, तो आदमी तनाव का शिकार हो रहा है ना? तो भाई ये क्या है? तो आप क्या कर सकते हो तनाव पे? मानसिक तनाव में कमी लाना, है ना? तो तनाव प्रबंधन क्या है भाई? यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअल में क्या है कि मानसिक तनाव में क्या लाना, है ना? मानसिक तनाव में कमी लाना, है ना? तो मानसिक तनाव में कमी लाना और अपनी स्थिति सुधारना। मानसिक तनाव में मानसिक तनाव में कमी लाना और मानसिक स्थिति सुधारना। लोग कहते हैं ना ये तो पागल हो गया, तो डिप्रेशन में चला गया इसलिए अब ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहा है ना? तो भाई उन बहकी-बहकी बातों को कि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तनाव में है, तो उस तनाव में कमी लाना और तनाव में स्थिति में सुधारना क्या है? भाई तनाव प्रबंधन है। विद्यार्थियों, तनाव के बढ़ाने वाले शरीर में हार्मोन होते हैं, है ना? तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन। जिसमें आपके जो कार्टिसोल है और एड्रेनलिन है वो प्रमुख हार्मोन होते हैं तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन। जब तनाव होता है तो इन हार्मोनों की संख्या में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, हार्मोन तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। कार्टिसोल व एड्रेनलिन ये हार्मोन जो है तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं विद्यार्थियों। आपके कार्टिसोल और एड्रेनलिन है जो तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अपन इतनी बात करते हैं। आगे क्लास में अपन बात करेंगे कि तनाव की विशेषताएं क्या होती है, कि तनाव के जो है अच्छा तनाव, बुरा तनाव, जो आपका दागी तनाव है, माइल्ड स्ट्रेस है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे और तनाव का दबाव से किस प्रकार अपन बचें आज के इस दौर में, उस पर भी अपन बातें करेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।